हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नीलेश नामदेव आर्यन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल बीए वालों का हिंदी फाउंडेशन का पेपर है ना, जिसका सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसी के सिलेबस में दी हुई एक कविता जिसका नाम है मातृभूमि, जो कि हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। हम आज उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो ये जो हमारी पोएम है, कविता है मातृभूमि, है ना, ये जो है हमारे राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रसिद्ध कृति है भारत भारती, जो उनकी एक बुक है ना, जो 1912 में पब्लिश हुई थी, उसका एक अंश, मतलब उसकी एक कविता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में देशभक्ति की अलग जगाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रभक्ति की कविता है, उस समय लिखी गई थी जब हम अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, है ना। तो इस कविता ने भारतीयों के मन में देश प्रेम के लिए एक अलग जगाने का काम किया था, इसलिए भी ये कविता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो हम पढ़ते हैं कविता का केंद्रीय भाव। तो इस कविता का मुख्य केंद्रीय भाव गहन राष्ट्र प्रेम, कृतज्ञता और मातृभूमि का देवीकरण। तो इस पोएम में मेनली उन्होंने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम के बारे में बताया, कृतज्ञता बताई है अपने राष्ट्र के प्रति, और मातृभूमि का क्या है, देवीकरण, मतलब मातृभूमि को ने माँ के रूप में प्रस्तुत किया है। गुप्त जी भारत की भूमि को केवल मिट्टी या जड़ जमीन का टुकड़ा नहीं मानते थे। वो क्या, भारत भूमि को केवल जमीन का टुकड़ा नहीं मानते थे, बल्कि उसको क्या मानते थे, उसके एक सजीव ममतामयी माँ और ईश्वर के साक्षात सगुण रूप में देखा। इस कविता में उन्होंने इस राष्ट्र भूमि को एक जमीन का टुकड़ा न मान के क्या माना, एक सजीव चीज मानी है, माता मई माना है, और साक्षात ईश्वर के रूप में उन्होंने इसको माना है। कवि का मानना है कि मनुष्य का अस्तित्व, उसका पालन पोषण और उसका सारा सुख इसी मातृभूमि की देन है। कवि मानते हैं कि सारी चीजें जो हमें मिल रही हैं वो इसी मातृभूमि के द्वारा मिल रही हैं, इसलिए अपनी जन्मभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित होना और उसके उपकारों को स्वीकार करना ही इस कविता का केंद्रीय तत्व है। ठीक है, तो क्या है कि ये सब चीजें हमें मातृभूमि से मिलती हैं, इसलिए हमें मातृभूमि के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए और उसके हमारे ऊपर जो हमारी मातृभूमि उपकार कर रही है उनको मानना चाहिए। कविता पाठक के भीतर संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा जगाती है। ठीक है ना, तो ये इसका केंद्रीय भाव है कि भाई सबसे ऊपर मातृभूमि, है ना। कवि ने मातृभूमि को माता के समान क्यों माना है भाई, कवि ने मातृभूमि को माता के समान क्यों माना, तो कवि ने मातृभूमि को माता की उपाधि इसलिए दी क्योंकि एक माँ और मातृभूमि का स्वभाव और उनके उपकार बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल पालन पोषण करती है, वैसे ही मातृभूमि भी अपनी जो देश के नागरिक उनका पालन पोषण करती है। पालन पोषण करना, है ना, जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को गोदी में लेकर दूध पिलाती है और उसका पालन करती है, ठीक उसी प्रकार मातृभूमि हमें जीवित रहने के लिए अन्न, जल, अमृत के समान नीर और वायु प्रदान करती है। जैसे माँ एक बच्चे का लालन पोषण करती है ना, उसको खाना खिलाती है, उसको अपनी गोदी में सुलाती है, वैसे मातृभूमि भी अपनी गोदी में हमें रखती है ना, हमें अन्न, जल, वायु प्रदान करती है, आश्रय और स्नेह देना, है ना। बचपन में हम इसी मिट्टी में लोट लोट कर घुटनों के बल चलकर बड़े हुए हैं। इसकी हरी भरी धूप घास हमारे लिए मखमल के फर्श जैसी है, जहां हम निडर होकर खेलते हैं। असीम सहनशीलता, है ना, माँ की तरह ये मातृभूमि भी अपने बच्चों के सारे आघात सहती है और बिना किसी भेदभाव के अपनी संतानों पर सब कुछ लौटाती है। जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को एक समान सब कुछ देती है, वैसे मातृभूमि भी उस पर रहने वाले नागरिकों को समान चीजों में सब कुछ देती है। इसी वात्सल्य और उपकार के कारण कवि ने उसे माता माना है। कविता में व्यक्त देशभक्ति की भावना का वर्णन, है ना। तो कविता में कैसे देशभक्ति का वर्णन क्या है, तो मातृभूमि कविता में देशभक्ति की भावना अपने चरम रूप में व्यक्त हुई है। इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि अतीत का गौरवगान, है ना, और देवी रूप। कवि ने भारत भूमि का एक ऐसा भव्य चित्र खींचा है जो किसी देवी से कम नहीं है। नीला है आकाश जिसका वस्त्र है, सूर्य चंद्रमा जिसके मुकुट हैं, समुद्र जिसका सिंहासन और नदियां जिसके प्रेम का प्रवाह है। ऐसा वर्णन देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति हीन भावना को मिटाकर गौरव का संचार करता है ना। तो क्या है कि उसकी देश की ऐसी प्रशंसा की, उसको एक दैवीय रूप किया जिससे कि देशवासियों में उसके जो
जो हीन भावना थी वो खत्म होके गौरव का संचार हो गया है ना। जैसे दूसरी लाइन है, धूली भरे हीरे की संकल्प, कवि स्वयं को और देशवासियों को इस मिट्टी की संतान मानते हुए गर्व से कहता है कि हम इस धूल में खेलकर धूली भरे हीरे बने हैं, बने हैं, है ना। स्वर्ण अर्पण का संकल्प कविता के अंत तक आते आते देशभक्ति का भाव, है ना, आत्मोत्सर्ग में बदल जाता है। कवि कहते हैं कि जब हमारा यह शरीर, बुद्धि और धन सब कुछ इसी मिट्टी में मिला है, तो देश पर संकट आने पर या इसकी सेवा के लिए अपना तन मन धन इस पर बार या निशावर करने से भी पीछा नहीं हटना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मातृभूमि कविता का सारांश, है ना। मातृभूमि कविता खड़ी बोली हिंदी एक अत्यंत प्रभावशाली और खोजपूर्ण रचना है। तो उसमें हमें क्या रखना, तो मातृभूमि है वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। सारांश के रूप में कविता को 3 मुख्य भागों में समझाया गया है। कौन कौन से में? प्रकृति और सौंदर्य का वैभव। तो सबसे पहले कविता में जो मातृभूमि है उसका वर्णन एक बहुत देवी रूप में किया गया है। तो उसमें जो उसकी प्राकृतिक चीजें हैं उनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कविता की शुरुआत में कवि भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण करते हैं, है ना। तो भारत की जो सुंदरता उसका क्या करते हैं, मानवीकरण, मतलब इंसान के रूप में उसे दिखाते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति जिस प्रकार भारत माता का श्रृंगार और अभिषेक करती है ना, प्रकृति क्या करती है, भारत माता का श्रृंगार और अभिषेक करती है। बादल पानी बरस कर उसका अभिषेक करते हैं, पक्षी यश गान करते हैं और रात में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से सींचता है। भूमि साक्षात ईश्वर का सगुण रूप है। ऋण स्वीकार और बचपन की यादें, दूसरे भाग में कभी भावुक होकर अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि इस भूमि के जल से हमारा शरीर बना है, इसके शीतल और मंद पवन ने हमारी हर थकान को दूर किया है। यहाँ बदलने वाली 6 ऋतुएं धरती को अलग अलग रंगों से सजाती हैं। हम इसके ऋणी हैं क्योंकि इसने हमें परम संतों और निष्पाप और आनंदित बचपन दिया है। और थर्ड में बताया है समर्पण की भावना। सारांश का अंतिम निष्कर्ष यह है कि जिस धरती पर हमारे महान पूर्वज पैदा हुए हैं, जिन्होंने सत्य और मर्यादा के आदर्श स्थापित किए हैं, उस पवित्र भूमि से अलग होकर हमें जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंत में कवि प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस जन्मभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं। तो बात है कविता से मिलने वाला संदेश, है ना। मातृभूमि कविता आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है और हमें नित्य महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहले कृतज्ञ बनो, है ना। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो कुछ भी है मातृभूमि के कारण ही है। आधुनिक सुविधाओं में डूबकर अपनी जड़ों और अपनी मिट्टी को भूलना सबसे बड़ा अपराध है। राष्ट्रीय एकता और गौरव, यह कविता संदेश देती है कि अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक सभ्यता पर गर्व करना सीखें। जब हम अपनी भूमि का सम्मान करेंगे तभी देश मजबूत होगा। ठीक है, उसका अर्थ है कर्तव्य भावना। अधिकार मांगने से पहले देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पहचानना जरूरी है। कविता हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की सेवा करना ही मानव की सर्वोच्च धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की जो हमारी कविता है मातृभूमि समाप्त होती है, जिसका मूल भाव है देश के प्रति प्रेम और हमारी जो मातृभूमि है उसका देवीकरण। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में, है ना, एग्जाम से संबंधित सभी जानकारियां समय पर मिलती रहें। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और कल आपका हिंदी का पेपर है बीए वाले सभी स्टूडेंट्स का, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे आपने सारा सिलेबस कर लिया होगा, फिर भी मैं रिवीजन के लिए क्लासेस डाल रहा हूँ, है ना। यदि आपको इनसे हेल्प मिलती है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।